में फाइनल ईयर के सोशियोलॉजी का ये पेपर है। इसका नाम है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। कोटा यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। सभी पेपरों की तरह ये भी 3 खंडों में बटा है। खंड ए में पहला सवाल है। पहला सवाल 10 भागों में बटा है, छोटे छोटे। ये 10 छोटे सवालों में पहला सवाल है, द वर्कर एंड हिज यूनियन किसकी बुक है? तो E.A. रामास्वामी की ये बुक है। और औपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं? देखो, जिससे औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरह के संगठन होते हैं। जैसे बैंक में आपने देखा होगा कर्मचारी काम करते रहते हैं, या कलेक्ट्रेट में आपने देखा होगा कर्मचारी काम करते रहते हैं, या किसी कंपनी में देखा होगा आपने, जैसे कोका कोला कंपनी में कई सारे एम्प्लॉय काम करते रहते हैं। तो ये जो संगठन होते हैं ना, जैसे सरकारी विभाग, ठीक है, PWD विभाग, कृषि विभाग, या कोई कंपनी कोका कोला, पेप्सी वगैरह, तो ये सब औपचारिक संगठन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इनमें काम करने वाले कर्मचारी औपचारिक संगठन के सदस्य होते हैं। लेकिन जैसे आपके घर में आपने देखा होगा कि मजदूर काम कर रहे हैं, ईंट ढेले उठा रहे हैं और आपका घर बना रहे हैं, तो वो मजदूर जो आपके काम कर रहे हैं वो अनौपचारिक संगठन का हिस्सा होते हैं। ठीक है। विकासशील समाज से आप क्या समझते हैं? देखिए, डेवलपिंग जो सोसाइटी होती है वो एक तरीके से नई नई चीज़ों को अपनाने वाली सोसाइटी होती है, और पुरानी जो जड़ें हैं उनको उनसे नई नई जो चीज़ों को अपनाने वाली सोसाइटी को हम विकासशील समाज की श्रेणी में रखेंगे। भारत में औद्योगिकरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 सांस्कृतिक कारकों के नाम बताइए। कई तरह के कारक होते हैं औद्योगिकरण को प्रभावित करने वाले। पहले तो हमें औद्योगिकरण का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, जैसे मान लो कि ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गांव बसा हुआ है। अब इस गांव में नई नई इंडस्ट्रियाँ बस रही है। मान लो ये जयपुर से कनेक्टेड है और यहाँ पर नई नई इंडस्ट्रियाँ खुल रही है, तो ये औद्योगिकरण का हिस्सा होगा। ठीक है। अब इसको प्रभावित करने वाले 4 सांस्कृतिक कारकों के नाम बताइए। तो सांस्कृतिक कारकों में कुछ भी चीज़ होगी, जैसे हमारे धर्म हो गया, ठीक है, हमारे त्यौहार हो गए, ठीक है, हमारा पहनावा हो गया, हमारा खान पान हो गया, ये सब क्या है? औद्योगिकरण को प्रभावित करने वाले तत्व है। डायनेमिक्स ऑफ लेबर रिलेशंस इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम लिखना है आपको। छोटे सवाल हम पढ़ रहे हैं। संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए, आपने बैंक देखी होगी, बैंक में जो कर्मचारी काम करते रहते हैं वो संगठित क्षेत्र का हिस्सा होते हैं। या कोई कर्मचारी किसी ऑफिस में काम करता है, जैसे कलेक्ट्रेट में काम कर रहा है, तो वो संगठित क्षेत्र का हिस्सा होता है। किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर भी संगठित क्षेत्र का हिस्सा होता है। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं? एक तो उनको मंथली सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है, ठीक है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है। ये सारे संगठित क्षेत्र की विशेषताएं हैं। एक होता है असंगठित क्षेत्र। आपके घर में जो मजदूर काम कर रहा है, जैसे आपके घर को बनाने के लिए जो ईंटें उठा रहा है, वो असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होता है। इनको पेंशन नहीं मिलती, ठीक है, इनको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलते, ठीक है, इनको कपड़े ड्रेस वगैरह नहीं मिलती, इनको दिवाली का बोनस नहीं मिलता। तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों में स्पष्ट अंतर पता होना जरूरी है दोस्तों। सहभागी प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? देखिए, सहभागी प्रबंधन का मतलब है, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में एक मैनेजर होता है जो सभी कर्मचारियों को देख रेख करता है ना। लेकिन अगर कर्मचारी भी मैनेजमेंट में हिस्सा लेने लगे तो उसको सहभागी प्रबंधन कहेंगे अपन। जैसे मैनेजर के साथ अगर अन्य कर्मचारी भी प्रबंधन में सहयोग करने लगे तो उसको सहभागी प्रबंधन कहेंगे। बाल श्रम की परिभाषा लिखनी है अपन को इसमें। बाल श्रम का चिल्ड लेबर का सामान्य सा मतलब है, जैसे 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो किसी फैक्ट्री में जाके काम करता है, 14 साल से कम उम्र का बच्चा, तो वो बाल श्रम की श्रेणी में आता है। पर्यावास की परिभाषा दीजिए। पर्यावास का मतलब होता है, जैसे मान लो कि आप इस गांव में रह रहे हो, ठीक है, अब इस गांव का जो वातावरण है वो आपका पर्यावास हो गया। इसको एक उदाहरण से और समझो। जैसे मान लो कि ये एक गुफा है, इस गुफा में चूहे रहते हैं, ठीक है, या खरगोश रहते हैं। तो ये खरगोश वगैरह के लिए ये जो क्षेत्र है, यानी ये गुफा और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर वो विचरण कर रहे हैं, वो उनका पर्यावास हो गया। कार्बन कर क्या है? देखिए, अगर कोयले से बिजली बनाई जाती है या कोयला खरीदा जाता है तो कोयले पे टैक्स देना होता है, जिसको हम कार्बन टैक्स कहते हैं। कार्बन टैक्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी औद्योगिक प्रक्रिया जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, जब उस पर हम टैक्स लगाते हैं तो उसको हम कार्बन टैक्स कहते हैं। जैसे मान लो कि आपने कोयले की फैक्ट्री डाली। अब आप कोयले की फैक्ट्री से आप मान लो कोई चीज़ बना रहे हो, जैसे ईंटें बना रहे हो,
तो आप क्या कर रहे हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि उससे क्या है कई सारी गैसें निकलती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो अगर आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो वो कार्बन टैक्स होगा। अनौपचारिक औद्योगिक संगठन से आप क्या समझते हैं? देखिए, दो तरह के संगठन होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक संगठन, औद्योगिक संगठन वो होते हैं जो कुछ समय के लिए बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में 500 मजदूर काम कर रहे हैं। इन 500 मजदूरों को मान लो कि 5 दिन लेट सैलरी मिली है, तो ये मजदूर क्या करेंगे, सैलरी दिलवाने के लिए एक छोटा सा संगठन बना लेंगे और ये हड़ताल करने लगेंगे। जब इनको सैलरी मिल जाएगी तो ये संगठन खत्म हो जाएगा। ये एक तरीके का अनौपचारिक औद्योगिक संगठन होता है ना। लेकिन जो फॉर्मल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, औपचारिक औद्योगिक संगठन होते हैं, वो तो वो क्या होते हैं, अनौपचारिक औद्योगिक संगठन, मतलब ये संगठित नहीं होते और ना ही इनका पंजीकरण वगैरह होता है। औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति की विवेचना कीजिए। अब आपके बाद में यूनिट सेकंड शुरू हो गई। औद्योगिक विकास को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। संस्कृति को परिभाषित कीजिए, इसके अर्थ को स्पष्ट कीजिए। श्रम संबंधी औद्योगिक विवादों के प्रकार बताइए। देखिए, मजदूर जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे संबंधित जो समस्या होती है उसके बारे में है ये। छटनी क्या है? देखिए, किसी कंपनी में मान लो 500 मजदूर काम करते हैं, है ना। अब मान लो कि 500 मजदूरों में से जो कंपनी है वो 100 वर्कर्स को हटा रही है, तो रहे कितने की? 400। तो इन 100 वर्कर को जो हटाने की जो प्रोसेस है वो छटनी कहलाती है। छटनी जब मंदी वगैरह आती है तब शुरू होती है। ट्रेड यूनियन संगठन होते हैं मजदूरों के, जैसे किसी फैक्ट्री में लेबर काम करती है या कोई मजदूर काम करते हैं किसी सरकारी फैक्ट्री या गैर सरकारी फैक्ट्री में, तो वो अपना एक संगठन बनाते हैं। तो भारतीय मजदूर संघ, ठीक है, हिंद मजदूर सभा, इस तरीके के संगठन बने हुए हैं, इन्हें ट्रेड यूनियंस बोलते हैं। कई तरह के संगठन हैं, सारे संगठन याद करना जरूरी, इनके कार्य याद होना जरूरी। बाल श्रम के कारण क्या है? गरीबी, अशिक्षा, है ना, और भूखमरी, ठीक है, ये सब हमारे जनसंख्या की बढ़ोतरी, ये सब बाल श्रम के कारण है। औद्योगिकरण के लाभों को समझाइए। औद्योगिकरण से हमें शिक्षा मिलती है और रोजगार मिलता है, ये सारे इससे लाभ है। भारत में औद्योगिक कचरे की समस्या पर एक नोट लिख लीजिए। जब भी औद्योगिकरण होता है तो औद्योगिक कचरा होता है। औद्योगिक कचरे का मतलब है जैसे औद्योगिक फैक्ट्रियों से निकलने वाली केमिकल्स, पन्नियाँ और कई तरह के कच्चे मटेरियल जो बाहर फेंक दिए जाते हैं रोड पे, तो उस औद्योगिक कचरे से काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि इसमें केमिकल होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी। इस समस्या का पूरा नोट लिखना है, इसका समाधान कैसे करना है, सारी चीज़ लिखनी है इसमें। खंड से आ गया। इस खंड से में 4 सवाल है। सांस्कृतिक कारकों ने किस प्रकार भारत में औद्योगिक विकास को प्रभावित किया है? तो सांस्कृतिक कारकों को समझना बहुत ज़रूरी है। श्रम और प्रौद्योगिकी के संबंध पर एक लेख लिखिए। भारत में असंगठित औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं पर निबंध लिखिए। देखिए, मैंने बताया कोई मजदूर आपके यहाँ काम कर रहा है बेचारा सुबह से शाम तक, उसको हम 400-500 रुपये दे देते हैं। थोड़े ही दिन बाद वो बीमार हो जाता है तो उसको वो 400-500 रुपये पैसे बीमारी में लगा देता है, ठीक है। तो उसको स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती हैं वो संगठन की तरफ से नहीं मिल पाती क्योंकि वो असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होता है। तो ये कई तरह की समस्याएं होती हैं। इनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती, है ना। ये भुखमरी का शिकार हो जाते हैं, गरीबी से जूझते हैं। तो इस पर पूरी डिटेल लिखनी है आपको। भारत में पर्यावरण पर पड़ने वाले औद्योगिकरण के प्रभाव की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जैसे मान लो आपने कोई फैक्ट्री डाली, इस फैक्ट्री से केमिकल निकल कर कहाँ जा रहा है? तालाब में जा रहा है। अब इस तालाब में मछलियाँ हैं, वो मछलियाँ मर गई, पेड़ पौधे मर गए। इस तालाब में जो जीवन जी रहे थे, पेड़ पौधे और मछलियाँ वगैरह, वो सब मर गए। क्यों? क्योंकि आपकी फैक्ट्री से केमिकल निकल कर कहाँ जा रहा है? तालाब में। तो पर्यावरण पर पड़ने वाले औद्योगिकरण के प्रभावों का मैंने एक उदाहरण बताया है आपको। तो आपको ऐसे कई सारे उदाहरणों की चर्चा करनी है इसमें, और काफ़ी अच्छा आंसर लिखना है आपको। और अगर सादा शब्दों में आप मेरे से इसको सिंपल भाषा में समझना चाहते हो तो आपको मेरे को कमेंट्स में करके बताना होगा, मैं तभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।